हाँ जी स्टूडेंट्स, अब तक हमने फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन कैसे होती है इसके बारे में लास्ट लेक्चर्स में किया था। एक बार इसको फिर से रिव्यू कर हमने जो है अप टू ब्लास्टुलेशन किया था। हु इज दिस? बंद करो। हमने अप टू ब्लास्टुलेशन किया था कि ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है। इस चीज को हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, अगेन मैं गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। डायग्राम के थ्रू ये सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ और इसमें फेलोपियन ट्यूब में बहुत बड़ी बना रही हूँ। ठीक है, तो ये है फेलोपियन ट्यूब। हमने पढ़ा फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर आ जाता है सेकेंडरी oocyte। कब आता है? एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंडरी oocyte जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में से क्योंकि वो निकल कर आया है, इसीलिए उसके बाहर ये जोना पैलोसिडा भी लेयर होगी और उसके बाहर कोरोना रेडिएटा भी होगी। कोरोना रेडिएटा एंड जोना पैलोसिडा, ये दोनों लेयर्स भी इसके बाहर होंगी और ये सेकेंडरी oocyte अब एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर फेलोपियन ट्यूब के वहां पर पहुंचता है और वेट करेगा कब तक? 24 आवर्स तक। मीनवाइल जो स्पर्म्स हैं वो ट्रैवल करते हुए पहुंचेंगे यहाँ तक और ये स्पर्म, हजारों स्पर्म्स में से एक स्पर्म ने सक्सेसफुली इस सेकेंडरी oocyte के अंदर पेनिट्रेट किया। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन हो गई। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब ये जो सेकेंडरी oocyte था, ये अब सेकेंडरी oocyte नहीं कहलाएगा। ये अब क्या बन जाएगा? ये अपनी डिवीजन पूरी करके ये बन जाएगा एक जायगोट, क्योंकि इसके अंदर दोनों के न्यूक्लियस हैं, एक स्पर्म का न्यूक्लियस और एक ओवम का न्यूक्लियस। अब ये जायगोट जो है धीरे धीरे ये जो फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग है ये बनी होती है सीलिएटेड एपिथेलियम से। इस तरह से इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सीलिया। तो ये जो सीलिया है ये हेल्प करेंगे इस जायगोट को कि आगे 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 मूव करता रहे। तो आगे आगे मूव करते करते साथ साथ में ये जायगोट जो है ये क्या कर रहा है? ये अपनी डिवीजन भी कर रहा है। और जायगोट की डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज। पहली जो 3 क्लीवेजेस हैं वो कॉन्टिन्यूसली होती है विदाउट द ग्रोथ ऑफ जायगोट। ये बात नीट के लिए याद रखने वाली है कि पहली 3 क्लीवेज लगातार होती है, उसमें जायगोट का साइज नहीं बढ़ेगा, सिर्फ वो डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा? फर्स्ट डिवीजन होगी, वो होगी इस तरह से वर्टिकल, इसके बाहर जोना पेलुसिडा एज इट इज है। ठीक है, कॉर्ना रेडिएटा धीरे धीरे खत्म होने लगती है, लेकिन अभी यहाँ पर इस स्टेज तक थोड़ी बहुत कॉर्ना के सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो पहली डिवीजन होती है, जो पहली क्लीवेज जो होती है वो क्या होती है? इट इज वर्टिकल। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो जायगोट के साइज उतना ही रहेगा और ये एक से बन गए 2 सेल्स। 2 सेल्स ऐसे बने कि एक सेल थोड़ा छोटा और एक सेल थोड़ा सा बड़ा बनता है और जोना पेलुसिडा अभी भी इंटैक्ट है अपनी जगह एज इट इज है और कॉर्ना रेडिएटा भी अभी है, खत्म नहीं हुई है। ये जो 2 नए सेल्स बने हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन दोनों सेल्स को हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स। तो ये बन गया 2 ब्लास्टोमियर स्टेज। उसके बाद
अगली जो डिवीजन होगी वो होगी इसके भी राइट एंगल पर और इसके भी राइट एंगल पर, और फाइनली ये बन जाएगा अ 4 सेल स्टेज। ये 4 सेल्स बन गए। तो ये 4 ब्लास्टोमियर। ऐसे ही फिर 8 ब्लास्टोमियर्स, और फिर 16 ब्लास्टोमियर्स वाली स्टेज आती है। 16 ब्लास्टोमियर्स वाली ये जो स्टेज है ये कैसी दिखती है? सिक्सटीन ब्लास्टोमियर्स वाली स्टेज जो है इट लुक्स लाइक मलबरी, और इसे हम बोलते हैं मोरुला। ये एक फर्स्ट स्टेज है जायगोट की डेवलपमेंट का। फर्स्ट जो है एक पड़ाव है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। मोरुला जो है, अब इसके जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। किस तरह से? कुछ सेल्स ने अपने आप को इस तरह से बाहर की ओर अरेंज कर लिया और डिवाइड हुआ मोरुला, और कुछ सेल्स ने अपने आप को यूं बाहर की ओर अरेंज कर लिया, और इस लेयर को हमने क्या नाम बोल दिया? ट्रोफोब्लास्ट। इस लेयर को हमने नाम दिया है ट्रोफोब्लास्ट। ओके, नाउ अंदर इसके मैं मोरुला के सेल्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया। हाँ जी, मोरुला के सेल्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया और डिवाइड हो गए। कुछ सेल्स साइड साइड पे बॉर्डर की तरफ चले गए, कुछ सेल्स सेंटर की ओर आ गए। ठीक है, और ये जो सेल्स एक तरफ यहाँ पर इकट्ठे हो गए और एक तरफ इन्होंने खाली जगह छोड़ दी। अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ऐसा क्यों बोलते हैं? मैम, हाँ जी, हम अरविंद को ऐड कर लो क्लास में। किसको? अरविंद। अरविंद। अरविंद को मैंने किया तो था, अभी तो मेरे को शो नहीं वो हो उसकी रहा। लीव हो गई थी अपने आप। अच्छा, अभी शो तो नहीं हो रहा मेरे पास। नहीं है, शो नहीं हो रहा। उसको एक बार फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करें तो मेरे पास शो हो जाता है, तो मैं ज्वाइन करवा लूंगी इसको। अभी तो नहीं शो हो रहा, उसको बोलो करें तो मैं फिर दोबारा ट्राई करती हूँ। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बना है जिसमें कि बाहर की सेल्स ट्रोफोब्लास्ट और अंदर एक तरफ सेल्स इकट्ठे हो गए हैं, इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो अब हम एक अलग से ब्लास्टोसिस्ट बनाने जा रहे हैं, बड़ा सा एक ब्लास्टोसिस्ट। जोना पेलुसिडा इसमें एज इट इज रहेगी ही रहेगी। एक तरफ यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे ये सारे सेल्स, और बाहर की ओर हो जाएगी ट्रोफोब्लास्ट। अब इसमें देखें, ये जो ब्लास्टोसिस्ट हमने यहाँ पर जो बनाया था, ये साथ साथ में यूट्रस की तरफ मूव भी कर रहा है। यूट्रस में कहाँ मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर। ये सारा एंडोमेट्रियम वाला पार्ट है जो मैं ब्राउन से बना रही हूँ। दिस इज एंडोमेट्रियम। ये जैसे ही यहाँ से नीचे फिसल कर गिरेगा तो ये यूट्रस की वॉल एंडोमेट्रियम में ही जाकर इकट्ठा होगा, और उसी की वजह से ही यहाँ पर जो
ये इनर मास सेल बना है, सेल्स का जो गुच्छा बना है जो मैंने रेड कलर से बनाया है, ये इसी वजह से ही एक जगह सेल्स जो है आकर इकट्ठे हो गए हैं। इसको लेबल करते हैं। इसमें सबसे बाहर जो लेयर है जोना पेलुसिडा, अब इस टाइम तक आते आते कोरोना रेडिएटर जो है वो खत्म हो गई है। दिस इज इनर मास सेल्स, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और ये जो खाली जगह है इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो ये स्ट्रक्चर होता है एक ब्लास्टोसिस्ट का। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को अकेले ब्लास्टोसिस्ट पर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट की डायग्राम इनकम्प्लीट दे देते हैं या बनानी ही पूरी डायग्राम ब्लास्टोसिस्ट की, अप टू ब्लास्टोसिस्ट फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो डेवलपमेंट को डिस्कस करना, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत आते हैं। तो अब फाइनली अगर हम देखें तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये कहाँ पहुंच गया है, ये पहुंच गया है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, ये जो वॉल है इस वॉल को खत्म करके ये अब अंदर की ओर एंटर करेगा और ये फाइनली इस तरह से वॉल के अंदर इसने एंटर कर लिया है ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट अब ये अंदर है, ठीक है। अभी भी जोना पेलुसिडा इसकी इंटैक्ट पड़ी है। कभी कभी क्या होता है, ये जो जोना पेलुसिडा है अब इस टाइम तक आकर जब ये इम्प्लांटेशन होनी है तो ये इम्प्लांटेशन के टाइम पे आकर जब ये ग्रो करेगा आगे की ओर, ब्लास्टुला जो है गैस्ट्रुला बनने जाता है, उस टाइम पर जोना पेलुसिडा कुछ ब्रेक हो जाती है, पूरी की पूरी नहीं, यानी कि ये इतनी सी यहाँ से थोड़ी सी ये ब्रेक हो जाएगी और इसमें से जैसे एग में छोटे छोटे हैन के बेबीज चिकन निकलते हैं, हैचिंग होती है उनके ऊपर निकल कर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैच होकर इसमें से ये ब्लास्टोसिस्ट और ये गैस्ट्रुला बाहर निकलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है जब ये डेवलप हो गया है तो ये नीचे की ओर पुश नहीं हो पाता, इसको यहाँ पर जो है वो पुशिंग नहीं मिल पाती, सिलिया ने बीट करना है, इसको धक्का लगाना है और फेलोपियन ट्यूब से कहाँ पहुंचाना है, यूट्रस की वॉल के अंदर। लेकिन कभी कभी ये प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाता और जोना पेलुसिडा भी इंटैक्ट बनी रहती है, कहीं एक जगह से इसका ब्रेकिंग जो है वो नहीं हो पाती। इस केस में हम क्या बोलते हैं कि उस जो फीमेल है उसको क्या हो गई है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो है वो कब कंफर्म होती है, जब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यहाँ पर यूट्रस की वॉल एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाता है और जोना पेलुसिडा में से बाहर निकल आता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी हैचिंग दिखाई है। उसके बाद ये बहुत ही फास्ट ग्रो करता है, गैस्ट्रुला बनता है और फिर इसमें ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं और ये एम्ब्रियो बन जाता है। तो जैसे ही ये एंडोमेट्रियम के अंदर फिक्स हो गया, कब होता है, ये हमने कल किया था 6th to 7th डे पर ये फिक्स हो जाता है और इसकी फिक्सेशन को हमने नाम दिया था इम्प्लांटेशन। जैसे इम्प्लांटेशन होती है तो हम मानते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो अब मेंटेन हो गई है, वो अब स्टार्ट हो गई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसी जगह पर ये ब्लास्टोसिस्ट पड़ा है, यहीं पर ही पड़ा है और ये यहीं पर ही इसकी वॉल के अंदर, फेलोपियन ट्यूब की वॉल के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि जब ये जोना पेलुसिडा जो है फट नहीं पाई तो ये यहीं पर इसके अंदर ही, यहाँ पर ही ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट हो जाता है। एक्चुअल में इम्प्लांटेशन होनी कहाँ चाहिए, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर, लेकिन वहां ना होकर ये फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टोपिक। एक्टोपिक मींस अपने नॉर्मल साइड से हटकर किसी और साइड पर चले जाना। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी जो है वो कहाँ पर जो है कंटिन्यू रहती है, इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, लेकिन उसको छोड़कर अगर प्रेगनेंसी हो जाए इन फेलोपियन ट्यूब्स तो उसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ही एक सीरियस कंडीशन होती है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मतलब जिसमें जान खतरे में होती है। कई बार ऐसा भी होता है इस केस में कि फीमेल्स की डेथ हो जाती है और बाद में पता चलता है कि उनको हुआ क्या था। तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो यूट्रस है और ये फेलोपियन ट्यूब है, हमने यूट्रस के बारे में पढ़ा कि यूट्रस की जो लेयर है एंडोमेट्रियम, उसकी थिकनेस भी बढ़ती कम होती रहती है और ये पूरा मस्कुलर बना है और ऐसे टिश्यू से बना है विच इज इलास्टिक इन नेचर। एक यूट्रस जो कि अपने साइज से कई 100 गुना बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि उसके अंदर जो है वो फीटस जो है वो डेवलप हो सके, उसके रहने की जगह बन सके। तो उसकी जो मसल्स हैं वो फैलते फैलते इतना सा होता है यूट्रस, एक मुट्ठी से जरा सा बड़ा हो जाए और इतना 3 किलो का उसके अंदर जो फीटस जो है वो डेवलप कर लेता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ यूट्रस के अंदर ही है, इसीलिए इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी कहाँ पर होती है? यूट्रस के अंदर ही। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर होती है फेलोपियन ट्यूब में, तो फेलोपियन ट्यूब की वॉल्स आर नॉन इलास्टिक, उनके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब ये वाली वॉल जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, ये एम्ब्रियो यहाँ पर बड़ा होता जाएगा, तो इसको जगह चाहिए होगी और जगह लेने के लिए ये वॉल थोड़ी सी कोशिश करेगी फैलने की, लेकिन उतनी नहीं फैल पाएगी, उतनी इलास्टिक नहीं है ये जितना यूट्रस की वॉल है। इस केस में क्या होगा? इस केस में होगी बर्स्टिंग, ये सारी फेलोपियन ट्यूब फट जाएगी और ये जो एम्ब्रियो है ये भी ब्लास्ट होगा, जो भी यहाँ पर ब्लड सप्लाई इसको एक्स्ट्रा मिल रही थी वो सारा यहाँ से फट जाएगा। इट इज अ वेरी सीरियस मेडिकल कंडीशन, बहुत कम लोग इसमें बच पाते हैं अगर टाइम से डायग्नोसिस हो जाए तो ही। तो इस तरह से ये इम्प्लांटेशन जो है यहाँ पर होती है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण क्या है? ज़ोना पेलुसिडा का रप्चर नहीं होना, नो रप्चरिंग, इसका रप्चर नहीं होना। रप्चर नहीं होने की वजह से एज इट इज ज़ोना पेलुसिडा बनी रहती है और बिना ज़ोना पेलुसिडा के रप्चर हुए क्या प्रॉब्लम आएगी? देखो, ये ज़ोना पेलुसिडा अगर ये रप्चर नहीं हुई, टूटी नहीं, तो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स जो हैं ना तो वो एंजाइम रिलीज कर पाएंगे और ना ही उन एंजाइम्स की वजह से यूट्रस की वॉल ब्रेक होगी और ना ही ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अंदर जा पाएगा। इसीलिए ज़ोना पेलुसिडा के इंटैक्ट होने की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। लेकिन अगर नॉर्मली ब्लास्टोसिस्ट बना है तो क्या होगा? अब इसके जो ये इनर मास सेल्स है, इन सेल्स का क्या होगा? ये जो बाहर वाले सेल्स थे ना, ये एक प्लेट की फॉर्म में इस तरह से यहाँ पर ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे कुछ सेल्स, यही वाले सेल्स, और कुछ सेल्स जो हैं वो ऊपर की ओर पीछे की ओर यूं धकेले जाएंगे। फाइनली क्या होगा? अब हमें ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये हमें कुछ अब ऐसा दिखने लगेगा। ज़ोना पेलुसिडा, इसके अंदर ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर इनर मास सेल, ये एक प्लेट की फॉर्म में, और कुछ सेल्स जो यहाँ पर इसके साथ लगे हुए थे इनर मास सेल्स के साथ, ये अलग से हो जाते हैं। और फाइनली ये सारे सेल्स क्या करते हैं? एक्चुअल में ये सारे इनर मास सेल्स जिसको हमने बोला था विच इज टुवर्ड्स एनिमल पोल और एम्ब्रियोनिक पोल, ये सब सेल्स अब क्या हो रहा है? ये सब सेल्स जो हैं अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट मतलब अपना साइज शेप चेंज करना, और साइज शेप चेंज करके क्या करते हैं? जो नीचे वाले सेल्स थे ये एक जर्म लेयर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, और ये वाले सेल्स बनाएंगे एंडोडर्म।
कुछ टाइम के बाद, पहले तो ये दोनों जुड़े होते हैं और कुछ टाइम बाद इन दोनों सेल्स के बीच में भी एक लेयर डेवलप होने लग जाती है जिसे हम बोलते हैं मेसोडर्म। तो ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये तीनों लेयर्स क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं हमारी जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स मैंने आपको बताया था जो कुछ जर्माइनेट करेंगी, मींस इन्हीं लेयर्स से बनेंगी, इन्हीं लेयर्स से बनेगा एम्ब्रियो का हर एक ऑर्गन। तो सबसे पहले एंडोडर्म, फिर एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ये तीनों इनर मास सेल से बनते हैं, हाँ जी, इनर मास सेल से इनर बनेगा मास ये। सेल से, बिल्कुल इनर मास सेल से। ठीक है, और उसके बाद ये तीनों जो लेयर्स हैं, ये तीनों लेयर्स करती हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स को बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 5 वीक्स हम कैसे गिनते हैं कि फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन है, किसी भी फीमेल का जो मेंस्ट्रुएशन है, अगर सपोज वो स्टार्ट हुआ है 1 मई से, तो हम 1 अप्रैल से मान लो स्टार्ट हुआ है उसका मेंस्ट्रुएशन, 1 अप्रैल मेंस्ट्रुएशन डेट थी उसकी, तो हम 1 अप्रैल से ही उसकी प्रेगनेंसी गिनेंगे। अगर उसको 1 मई को नेक्स्ट टाइम जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है, तो उसकी प्रेगनेंसी डेज काउंट होंगे फ्रॉम 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से 5 हफ्ते, यानी कि मई के फर्स्ट वीक तक आते आते जो है, अगर पॉजिटिव आता है कि वो है, प्रेगनेंसी डेवलप हो गई है, तो 5 वीक्स के अंदर अंदर क्या बन जाता है? फीटस का हार्ट बन जाता है। एक छोटा सा मिनिएचर, वो एक सेल दिखता है, एक सेल की तरह दिखता है, और उसके अंदर यूं हार्ट जो है वो पंप करता हुआ मिल जाता है। मीन उसके अंदर लाइफ जो है 5 वीक्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, एंड बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद जो है उसके जो है गॉनट्स, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स, अगर वो मेल है तो टेस्टिस और फीमेल है तो ओवरीज, यूट्रस, ये सब डेवलप हो जाएगा। उसके जो है बॉडी पे बर्ड्स आ जाएंगे। बर्ड्स मींस पहले वो एक सेल था, अब उसकी बॉडी से बर्ड्स निकलने शुरू होंगे। इन्हीं बर्ड से हैंड्स और लेग्स ये सब डेवलप होगा, और हेड जो है वो अलग से हमें एक बर्ड की फॉर्म में दिखने लग जाएगा। बाय द एंड ऑफ 5th मंथ, 5th मंथ के पूरे होते होते ये जो फीटस है, इट स्टार्ट्स इट्स मूवमेंट, ये अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, और इसके पास अब हेयर, बॉडी पे हेयर जो है वो ग्रो हो जाएंगे, और ये एक अब बिल्कुल मिनिएचर ह्यूमन बीइंग जैसा दिखता है, एक छोटे से ह्यूमन बीइंग जैसा ये दिखेगा। और बाय द एंड ऑफ 9th मंथ, ऑल ऑर्गन्स डेवलप। वेट जो है इस टाइम पे 2.5 to 3 kg इसका हो जाता है फीटस का, एंड इट इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। अब ये एक फुल फ्लेज्ड एक छोटा सा ह्यूमन बीइंग है, जो कि खुद से अपने सारे वाइटल प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कर सकता है, यानी कि ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इसके सारे ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं, और अब ये अपने आप अपने जो है सारे प्रोसेसेस कर सकता है। तो ये फुली डेवलप्ड फीटस कहलाएगा। दिस इज ऑर्गेनोजेनेसिस। ये ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? ये ऑर्गन्स इसके अंदर बनेंगे एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म से। ठीक है, तीनों लेयर्स। एक्टोडर्म बेसिकली क्या करती है? आउटर कवरिंग, स्किन, एपिथेलियम, हेयर, नेल्स, ये सारे जो भी हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं,
सभी ऑर्गन्स की भी इवन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स वो कौन बनाती हैं? एक्टोडर्म। एंडोडर्म से क्या बनते हैं? एंडोडर्म से बनते हैं बहुत से ऑर्गन्स, हमारे वाइटल ऑर्गन्स। और मीजोडर्म से बनते हैं सारे ही, जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, किडनी, ये सब ऑर्गन्स मीजोडर्म से। हार्ट भी जो है मीजोडर्म से ही बनता है, स्पेशली हार्ट। तो ये सारे ऑर्गन्स इस तरह से डेवलप होते हैं। तीनों जर्म लेयर्स बनने के बाद, तीनों जर्म लेयर्स बनने के बाद एम्ब्रियो जो अब तैयार हुआ है, उसके अंदर अभी भी डेवलपमेंट चलेगी और उसके अंदर बनेंगी एम्ब्रियोनिक लेयर्स। जर्म लेयर्स के बाद अब एम्ब्रियो जो है वो अपनी लेयर्स तैयार करेगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस टॉपिक। ये चैप्टर खत्म करिए।